नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय, और उन विषयों से संबंधित आपके पास जो भी सवाल होते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं एक फ़ोन कॉल के जरिए। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय जो है वो आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा औषधीय पौधों और मसालों की खेती। जी हाँ, औषधीय पौधों और मसालों की खेती पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। और इन विषयों से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं, आप जो भी सुझाव लेना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। एक बार आपके लिए फिर दोहरा देते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे किसान भाइयों बहनों, उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर PL सारन, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, औषधीय एवं सगंधीय पौध निदेशालय आनंद, गुजरात में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। और साथ ही साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, राजस्थान में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय हमने आपको बता दिया है। टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी आप रखते ही हैं, और जिनको नहीं पता है, जो पहली बार आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी हमने बता दिया है कि क्या है हमारे टोल फ्री नंबर। और हमारे विशेषज्ञों से तो आपका हमने परिचय करवा ही दिया है। तो आप अपना फ़ोन उठाइए और आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं आप अगले 1 घंटे के दौरान। तो फिर आइए आपके कॉल्स का इंतज़ार हम करते हैं और उसके साथ ही साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर औषधीय पौधों के बारे में। तो डॉक्टर सारन, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय है ये वर्षा का है, मानसून का समय चल रहा है, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। इस समय किसान भाई तुलसी और कालमेघ की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुवर्षीय फसलें हैं उसमें ब्राह्मी है और मंडूका पर्णी, सत्तावर है, इन सब की खेती करने के लिए बेस्ट टाइम है। और इस समय जिन बहुवर्षीय पौधों की जो कटिंग से पौधे तैयार करने हैं और उनको ट्रांसप्लांट करने का ही बरसात का मौसम सबसे बढ़िया रहता है। जी बिल्कुल। तो कौन कौन से औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं आप लोग इस मॉनसून के सीजन में, इस बारिश के मौसम में, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। औषधीय पौधों से संबंधित और भी हम विस्तार पूर्वक जानकारी इनसे हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। औषधीय खेतों से प्राप्त तेल का उपयोग साबुन, प्रसाधन सामग्री और भोजन स्वादिष्ट बनाने के लिए पूरी दुनिया में किया जाता है। औषधीय पौधे बुखार, गठिया, मामूली संक्रमण, पेट संबंधी समस्याओं के उपचार में उपयोगी हैं। इन पौधों से निकलने वाले तेल का उपयोग कीट निरोधक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा अनिद्रा के उपचार में इनका प्रयोग कारगर साबित होता है। औषधीय पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय परिस्थिति में अच्छी तरह बढ़ता है। इसके अच्छे विकास के लिए प्रचुर मात्रा में धूप और नमी की आवश्यकता होती है। अधिकतर औषधीय पौधे सामान्य रूप से बारिश के मौसम यानी जुलाई से सितंबर में लगाए जाते हैं। औषधीय फसलों से अधिक लाभ कमाने के लिए बाजार ले जाते वक्त इसे अच्छी तरह पैकिंग करें, ताकि इससे अधिक लाभ के साथ फसल को अधिक समय तक सुरक्षित किया जा सके। जी बिल्कुल। तो अभी आपने देखी औषधीय पौधों पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मसालों की खेती के बारे में। तो डॉक्टर सिंह, हमें बताएं कि हमारे देश में कितनी प्रकार के मसाले होते हैं जिनकी खेती हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं। जैसे आपको विदित है कि मसालों का जब नाम आते ही हमें खुशबू अलग सी महसूस होती है जी। तो मसाले जो पौधे का कौन सा हिस्सा काम में आता है उसके हिसाब से इसको हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। जैसे कुछ मसाले हैं जो पूरा फ्रूट है वो काम में आता है, कुछ मसाले ऐसे हैं जिसमें बीज काम में आता है, जैसे बीजी मसाला फसलें। कुछ फसलें हैं जैसे में पौधे की बार्क है, जैसे छाल है, वो काम में आती है। या कुछ में जैसे लौंग है उसका फूल की जो पंखुड़ी है वो काम में आती है।
तो पौधे का कौन सा भाग है वो मसाले के रूप में काम में आ रहा है, उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है। जी और भारतवर्ष में लगभग 63 प्रकार के मसाले हम उगाते हैं। जी बिल्कुल, तो 63 प्रकार के मसाले उगाए जी। जाते हैं। जी तो उसमें जैसे लहसुन है, अदरक है, प्याज है, मिर्ची है, ये सब मसाले के पार्ट हैं। लेकिन इनमें बीजीय मसालों का महत्व है वो काफ़ी अधिक है। जी बीजीय मसाला फसलें वो फसलें हैं जिनमें बीज है वो मसाले के रूप में काम में आता है। जैसे जीरा है, धनिया है, मेथी है, सौंफ है, अजवाइन है, जी कलौंजी है, साजीरा है, आपका अजमुद है जिसको सैलरी बोलते हैं। जी। तो जो बीज है उसको मसाले के रूप में, और बीज का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें बीजे बीजे मसाला मसाला कहा कहा जाता है। तो जी, देखिए जी। किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। 63 तरीके के जो मसाले हैं हमारे देश में, उनकी खेती की जा सकती है। बहुत ही रोचक जानकारी दी है हमारे विशेषज्ञ ने, और भी ऐसी ही विस्तार से जानकारी इनसे हासिल करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने, रंगने या संरक्षित करने के उद्देश्य से उसमें मिलाए जाने वाले सूखे बीज, फल, जड़, छाल या सब्जियों को मसाला कहते हैं। कभी कभी मसालों का प्रयोग दूसरे फ्लेवर को छुपाने के लिए भी होता है। मसाले जड़ी बूटियों से अलग हैं। बहुत से मसालों में सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। औषधीय बीजों और फलों की खेती का खास महत्व है। आमतौर पर इन्हें बीज मसालों के नाम से जाना जाता है। ये बीज मसाले उन कम फसलों में शुमार हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती हैं जिनकी पैदावार के लिए कम लागत आती है। साथ ही बाजार में इन मसालों की अच्छी कीमत भी मिलती है। इसलिए राजस्थान और गुजरात को देश भर में बीज मसालों के कटोर के नाम से जाना जाता है। हालांकि देश के अन्य राज्यों में भी इन मसालों की पैदावार होती है। अन्य मसालों की अपेक्षा धनिया, मेथी और अजवाइन के उत्पादन में आगे हैं। तो अभी आपने देखी मसालों की खेती पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर सारन आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि इस बरसात के मौसम में हमारे जो किसान भाई बहन हैं कौन कौन से औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, इसकी खेती वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, इन सबके बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले तो हमें बताएं कि हमारे जो किसान हैं वो क्यों अपनाएं औषधीय पौधों की खेती, किस प्रकार लाभकारी साबित हो सकती है उनके लिए। हमारे देश में औषधीय पौधों की या औषधियों की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इतना उसका उत्पादन नहीं है। इसलिए किसान अगर औषधीय पौधों की खेती करें और बाईबैक सिस्टम से इसकी खेती करें तो उनको अच्छा मार्केट भी मिल सकता है और उससे अच्छा रिटर्न वो कमा सकते हैं। इसलिए औषधीय पौधे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुनाफेदार साबित हो सकते हैं, अच्छा जी, मुनाफा दिला जी, सकते हैं जी। औषधीय पौधे जो है हमारे किसानों अगर को। बड़े किसान लार्ज स्केल में अगर इसकी खेती करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद है बजाय स्मॉल स्केल के, जी, क्योंकि बड़े पैमाने पर की जाए जी। तो ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए ज़्यादा मुनाफा दिला सकती है अगर आप औषधीय पौधों की खेती करते हैं। तो परंपरागत फसलों की खेती तो आप करते ही आ रहे हैं, अगर आप औषधीय पौधों की खेती से जुड़ेंगे तो आपके मुनाफे में भी वृद्धि हो सकती है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर सिंह अब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि कितनी प्रकार के मसाले होते हैं हमारे देश में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में कौन कौन से मसालों की खेती की जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि बीजे मसाला फसलों में कुल 20 फसलें हैं जी। जिसमें से भारत में 10 फसलें लार्ज स्केल पे उगाई जाती हैं। 10 में से भी 4 फसलें हैं जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। इनका क्षेत्र है वो काफ़ी है और ये क्षेत्र है राजस्थान और गुजरात में लगभग 80% एरिया है क्षेत्रफल का, वो इन 2 राज्यों में कवर होता है। जी। इसका मुख्य कारण यही है कि ये इन फसलों की रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु चाहिए और साथ में ठंडापन भी चाहिए। तो नमी कम हो और ठंडक हो, वो वातावरण इनको चाहिए जो इन दोनों राज्यों में भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसी कारण से इन फसलों में बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप कम होता है इन 2 प्रांतों में। जी। इसके अलावा ये फसलें जैसे आपका गुजरात के अलावा और राजस्थान के अलावा एमपी में भी हो रही हैं, महाराष्ट्र में भी हो रही हैं, आंध्र प्रदेश में भी हो रही हैं, तमिलनाडु में भी हो रही हैं, लेकिन वहाँ इनका क्षेत्रफल बहुत कम है। जैसे मैंने बताया 80%
क्षेत्र हम 2 राज्यों में कवर कर रहे हैं और 20% बाकी के पूरे भारतवर्ष में इनका फैला हुआ है। जी अभी जो समय है वो हमारे किसान भाई सौंफ और अजवाइन 2 फसलें ऐसी हैं जो अभी इस बरसात के मौसम में लगाई जा सकती हैं। जी और सौंफ के लिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अभी आप पौध लगाएं, जी तो आपकी जो खरीफ की फसल अभी लगी हुई है उसके लिए भी आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप खरीफ की फसल भी लेंगे और साथ में साथ मसाले की भी खेती है, वो भी हो सौंफ जाएगी, की सौंफ खेती की भी कर और सकते हैं वो। जी जी, बिल्कुल, जी। सौंफ और अजवाइन की खेती करने का बिल्कुल सही समय है, ये कहना है हमारे विशेषज्ञ का। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। आज के हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं पंजाब से RS रंधावा जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। हमारे इधर में करनाली बोलते हैं जिसको अजवाइन बोलते हैं, जी जी उसकी खेती बाड़ी होती है। जी उसके बारे में जानना है, कोई नई उसके में वैरायटी आई है और कब बीजनी है और कैसे उसका उपचार करना है सब। जी बिल्कुल रंधावा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अभी अभी हमारे विशेषज्ञ ने भी यही जानकारी दी थी कि ये समय अजवाइन की खेती के लिए बहुत ही उचित है। तो डॉक्टर सिंह, आपसे चाहेंगे आप विस्तार से जानकारी दीजिए अजवाइन की खेती के बारे में। हमारे जो अजवाइन की फसल है दोनों सीजन में, जैसे ग्रीष्मकालीन जो बरसात का सीजन है उसके लिए और सर्दकालीन, दोनों अजवाइन और सौंफ इस तरह की फसलें हैं जो दोनों सीजन में लगाई जा सकती हैं। अजवाइन की जो फसल की अवधि है वो लगभग 135 से लेके 160 दिन 180 दिन तक है, 6 महीने की फसल है। एक वेराइटी हमने अभी 100 ड्यूरेशन वेराइटी निकाली है जो 135 से 140 दिन में पक जाती है, उसका नाम है अजमेर अजवाइन 93। तो अजमेर अजवाइन 93 नंबर है, वो आपका 135 से लेके 140 दिन में तैयार हो जाती है। उसका ध्यान ये रखना है कि उसमें पौधा है वो कम फैलता है, जी तो बीज की मात्रा उसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए। जैसे हमारे किसान भाई 2.5 से 3 किलो बीज इसमें एक अजवाइन को पैदा करने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। और इसका अगर हम A93 को लगाते हैं तो इसका 4 किलो बीज प्रति हेक्टेयर चाहिएगा, जी क्योंकि इसका पौधे का फैला हुआ, बाकी की हमारी अजवाइन की फसल है वो काफ़ी फैलती है। जी तो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 1.5 फुट के आसपास 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। जी बिल्कुल। तो अभी जो समय चल रहा है वो अजवाइन के लिए और सौंफ के लिए बहुत ही लाभकारी है और सही समय चल रहा है। बरसात का जैसे ही हमारा ये दौर खत्म होगा, हमारे किसान भाई तैयार रहें, खेत को तैयारी करें और उसमें तुरंत उसकी बुआई कर दें। ध्यान ये रखना है इसमें, एक तो बीज है वो गहरा नहीं गिरना चाहिए। हमारे किसान भाई गलती क्या करते हैं अजवाइन और सौंफ की खेती में कि जो बीज है वो अगर 1.5 सेंटीमीटर से गहरा गिर गया, अगर आप जैसे मशीन से बुआई कर रहे हैं तो मशीन से भी बो सकते हैं, और छिटकाव विधि से हमारे किसान भाई सारे बो ही रहे हैं। तो मशीन से बोते हैं तो उसमें ध्यान यही रखना है कि आपको कि गहरी बुआई गहरी ना बुआई की नहीं जाए। होनी चाहिए, जी, वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा जी बिल्कुल। बीज नहीं तो जाना देखिए चाहिए। क्या मुख्य सावधानी बरतनी है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, झांसी से पवनेश जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न पूछें और साथ ही साथ अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ सर नमस्ते। जी हाँ सर, जो झांसी जिला के उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं। जी हाँ तो हम सर मिर्च की खेती करना चाहते हैं। जी, किसकी खेती करना चाहते हैं? मेथी मेथी की खेती करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो बताएं डॉक्टर साहब। मेथी की खेती अभी जैसे आप हरे पत्ते के लिए जो सब्जी के लिए ले रहे हैं या धनिया है, वो दोनों मेथी और धनिया अभी हरी पत्ते के लिए हम खेती कर सकते हैं। जैसे बीज के लिए अगर दाना पैदा करने के लिए हमें खेती करनी है तो वो अक्टूबर में सही समय है। इस समय अगर सब्जी के लिए अपने को मेथी तैयार करनी है हरी पत्ती के लिए, तो वो सही समय है। उसको हरी मेथी वो 30 से 35 दिन में आप उसको उखाड़ के मार्केट में ले आते हैं। जी उसका एक हमने तकनीकी थोड़े सा उसमें फेरबदल किया है, जिसमें सेड नेट के अंतर्गत हम इसके अंदर लगा रहे हैं। जो इस समय जैसे 10-15 दिन तो अभी बरसात हो रही है तो तापमान वो ठीक है, लेकिन जब 10-12 दिन बाद में जब जैसे बरसात का दौर कम होगा और बरसात कम होगी, तब तापमान बढ़ने के कारण से और साथ में सनलाइट ज़्यादा होने के कारण से मेथी की पत्तियों में ग्रोथ नहीं आती, उसमें बढ़वार सही नहीं होती। तो उसके लिए हमने एक सेड नेट वॉक इन टनल हमने हमारे यहाँ राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र पे डिमोन्स्ट्रेट किया है। फार्मर्स फील्ड पे भी उसको हमने लगाया है। और इस बार हमारे 4-5 किसान आसपास के एरिया में, इंस्टीट्यूट के चारों तरफ का जो एरिया है, वहाँ धनिया की खेती हमने पैदा करवाई है सेड नेट के अंदर। जी और उसके अंदर किसानों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। जी बिल्कुल। उसमें जैसे अब ऑफ सीजन अपन बात करें मई और जून और जुलाई, इस समय मार्केट में धनिया है वो हरे पत्ते वाला लगभग 100, 125, 150 रुपए किलो बिक रहा है। जी और वो
क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसकी पैदावार ही नहीं है। जी, और बिल्कुल। पैदावार करने के लिए उसके लिए शेड नेट चाहिए। तो शेड नेट के अंतर्गत अगर इसको हम तैयार करें और उसमें अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाई ले सकते हैं। जी। सावधानी इसमें ये रखनी है, एक तो जल भराव वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, जी, दूसरा मिट्टी है वो ज्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए, लाइट मिट्टी होनी चिकनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ जल भराव की समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें पानी है वो आपको गर्मियों में फ्रिक्वेंट इरिगेशन देनी पड़ेगी उसके अंदर। अगर आपका जल भराव वाला क्षेत्र होगा और मिट्टी चिकनी होगी तो उसमें बीमारियां आने का डर रहता है। बीमारियां हो सकती हैं और जिससे फसल जो है वो खराब हो सकती है और इससे सीधा सीधा असर पड़ेगा आपकी आमदनी पर, आपके मुनाफे पर। तो ये कुछ मुख्य सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों हम चर्चा कर रहे हैं औषधीय पौधों और मसालों की खेती के बारे में। आपके पास भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर आप कॉल कीजिए और अपने सवाल पूछिए। और साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैम मैं अभी सौंफ की खेती लगाने चाह रहे हैं, फसल लगाने चाह रहे हैं। सौंफ लगाना चाहते हैं आप? हाँ, तो जी। अभी के सीजन में कौन सी वेरायटी सूटेबल है? जी, राजस्थान में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बूंदी से कर रहे हैं मैम। बूंदी से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बताएं डॉक्टर सिंह। राजेश जी आपका स्वागत है। और हमारे जो सौंफ की जहाँ तक बात है, इस टाइम आप सारी जो किस्में हमारी, जिसमें राजस्थान की किस्में RF राजस्थान फैनल 10 है, राजस्थान फैनल 125 है। हमारे सेंटर की 3 वेराइटियाँ हैं, अजमेर सौंफ 1, अजमेर सौंफ 2, अजमेर सौंफ 3, और इसके अलावा गुजरात सौंफ 1 और गुजरात सौंफ 2। ये वेराइटियाँ हैं, इनमें से कोई सी भी वेराइटी आप अभी लगा सकते हैं। अगर आपने खरीफ की फसल लगा रखी है तो आप थोड़े से एरिया में, जितने एरिया में, जैसे मान लो आपको 6 बीघा में या 1 हेक्टेयर में आपको सौंफ की खेती करनी है, तो उसका एक 20वां हिस्सा उसके अंदर आप पौध लगा दें। और पौध में लगाने में दो फायदे हैं। पहला, अभी जो आपकी फसल लगी हुई है उसको हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा है कि पौध के लिए हमें बीज की मात्रा है 10 गुना कम लगेगी। अगर आप सीधा बीज बुआई करेंगे खेत में तो आपको 10 से 12 किलो बीज डालना पड़ेगा जी। और वही अगर आप पौध तैयार करके करेंगे तो 2.5 किलो बीज आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इसमें ध्यान ये रखना है कि पौध है वो लगभग 60 से 65 दिन की तैयार होगी हमारी। और पौध रोपते वक्त एक सावधानी और रखनी है कि जिस दिन आप पौध की रुपाई करें उस दिन बादल हो और थोड़ा सा छाया वाला समय हो, जैसे कि शाम के समय जी। 4 बजे के बाद में आप पौध की खेत तैयार रखें अपना, और पानी की व्यवस्था साथ में होनी चाहिए जी। और पौध की रुपाई करना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। तो उसमें अभी आप सारी जो हमारे जो वेराइटियां बताई इनकी सभी आप पौध तैयार करके लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, वैरायटीज या फिर कहें कि किस्मों के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल कर ली है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ मध्य प्रदेश से सक्पी जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैं तुलसी के बारे में जानना चाह रहा था। जी, तुलसी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? तुलसी लगाई थी 1 बीघा के एरिया में। उसमें पौधे ने ग्रोथ ठीक से नहीं की। पौधा बड़ा जरूर है लेकिन फैला नहीं है। पौधा बड़ा जरूर है पर फैल नहीं रहा है, वो फैल नहीं रहा। तो मैं खाद के बारे में जानना चाह रहा था, उसमें किस तरह की खाद डाली जाती है? जी बिल्कुल। ताकि बीज का उत्पादन करने के लिए। जी बिल्कुल, बीज का उत्पादन करना चाहते हैं आप तुलसी का, बहुत ही बढ़िया बात है। स्टीविया के बारे में मैं जानना चाह रहा था, स्टीविया की किस तरह से होती है? जी बिल्कुल, बताएं डॉक्टर साहब।
तुलसी की खेती करने के लिए जैसे कि किसान भाई ने अभी पूछा, लगभग 10 टन कम से कम गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद यूज में लेनी चाहिए। उसके अलावा 60 केजी के आसपास नाइट्रोजन, 40 केजी के आसपास पोटास और 30 केजी फास्फोरस की जो मात्रा है वो देनी चाहिए। अगर इनको अच्छे से खेत की तैयारी करने से पहले अगर मिला दें, नाइट्रोजन की पहली मात्रा और रेस्ट 2 मात्रा 1-1 महीने के अंतराल से देते रहें, तो ये बीज वाली फसल जो लेना चाह रहे हैं वो अच्छे से ले सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की 1 साल में ये कम से कम 3 फसल ले सकते हैं। 2 फसलें पत्तियों की ले लें और लास्ट वाली जो तीसरी फसल है वो अगर बीज की लें, तो इनको जो इनकम है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पत्तियों का भी मार्केट में अच्छा रेट है। इसके अलावा अगर पत्तियों का मार्केट नहीं है, इनको नहीं मिल पा रहा है, तो ये तेल भी निकाल के उसका जो एसेंशियल ऑयल है उसका भी लगभग 3000 के आसपास पर केजी इसका रेट रहता है, वो भी ले सकते हैं। और कम से कम 10 से 12 टन गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर यूज में लें। दूसरा, इन्होंने स्टीविया की बात करी थी और ये एमपी से बोल रहे हैं। वो एरिया एमपी का है, वहाँ विंटर में टेम्परेचर लो रहता है लेकिन समर में टेम्परेचर बहुत हाई जाता है। इस तरह के एरिया में मेन दिक्कत ये रहती है कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है और टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसमें फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हर्बेज ज़्यादा नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों को अगर स्टीविया की खेती करनी है तो फुटहिल से या जहाँ माइल्ड टेम्परेचर गर्मियों में रहता हो उस तरह का एरिया बेस्ट रहता है। ज़्यादा अधिक अगर तापमान होगा तो वहाँ पर स्टीविया की खेती जो है वो सफलतापूर्वक नहीं की जा सकेगी। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर सारन आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी हमने बात कर ली तुलसी की खेती के बारे में। अभी हमारे जो कॉलर उन्होंने पूछा था कि क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं, खाद कौन सी तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चंदन के बारे में। तो चंदन का जब रोपण किया जाता है तो क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं? चंदन रोपण के लिए ये बरसात का मौसम सबसे बढ़िया रहता है मैडम। और चंदन का रोपण करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा प्लांट सिलेक्ट करना होता है जो जिस पे चंदन है जो पैरासाइट ग्रो हो सके। इसके लिए मैं कुछ पेरिनियल जो एग्जाम्पल हैं वो बता दूं। सबसे पहले हम फ्रूट प्लांट जैसे अनार हुआ, फालसा हुआ, अगर इनको लगा दें और उसके ऊपर अगर हम चंदन का पौधा लगाएं तो एक तो हमें इनिशियली 4-5 साल उनसे कुछ फल मिलता रहेगा और दूसरा चंदन की ग्रोथ भी साथ साथ में होती रहेगी। अगर हम ये नहीं करना चाहते हैं तो तुलसी जिसमें दोनों तरह की है, एक हम स्वीट बेसिल बोलते हैं, दूसरी रामा तुलसी और श्यामा तुलसी है। उन दोनों को भी आप एज ए पैरासाइट प्लांट यूज कर सकते हो और उस पर अच्छे से ग्रो हो सकता है। अगर तुलसी भी अवेलेबल नहीं है तो लाल वाली मेहंदी है जो इजीली सब जगह अपने भारतवर्ष में अवेलेबल है, उसको एज ए पैरासाइटिक प्लांट यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो साथ ही साथ इन सब पौधों को भी लगाया जा सकता है चंदन के साथ साथ। जी नहीं, इन पौधों को लगाना जरूरी है। अगर साथ में नहीं लगाएंगे तो चंदन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, चंदन की बढ़वार के लिए ये पौधे लगाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, हरियाणा से अमित। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, मुझे सौंफ की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। जैसे आजकल हरियाणा में बरसाती मौसम चल रहा है तो उसमें भी खेती की जा सकती है और इससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सिंह सौंफ की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, कैसे करें और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है सौंफ की खेती से? हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये जैसे मैंने बताया, बीज मसाला फसलें हैं, ये लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। तो इसमें जो वजन है दाने का वो तो कम है। बाकी अगर अपन सीरियल्स जैसे गेहूं और उनकी बात करें या धान की बात करें, उसके कंपैरिजन में इसका उत्पादन कम है, लेकिन वैल्यू है उससे 3 से 4-5 गुना तक ज़्यादा है। सौंफ की बात करें, अभी 80 रुपये से 100 रुपये के प्रति किलो का अभी भाव है। जीरे का भाव है वो 17,000 रुपये पर क्विंटल का भाव है। 170 रुपये किलो, 180 रुपये किलो भाव है। अजवाइन है 200 रुपये किलो के भाव है। तो ये खेती हैं, इसमें फायदे वाली हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि लगाने का समय क्या होना चाहिए
हमारे किसान भाई अभी जैसे सौंफ की बात करना चाह रहे हैं, तो सौंफ की अभी भी पौध तैयार करें आप, और जब 2 महीने की 60 से 65 दिन की जब पौध तैयार हो जाएगी उस टाइम उसको रुपाई करें। अगर अभी आपका खेत खाली है तो आप सीधी भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें हमारे किसान भाई को ये ध्यान देना है कि आप उससे लखनवी सौंफ तैयार करें। लखनवी सौंफ में सौंफ वही है, लेकिन उसको जैसे 80% दाना मेच्योर हो जाता है, इसमें सौंफ में क्या होता है कि फूल हैं वो क्रमवार आते रहते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं फूल जी। तो जैसे जैसे पहले किंग अम्बल आता है, जैसे शुरुआत में 150 दिन के आसपास किंग अम्बल आता है, उसके ऊपर दाना बनता है, तो उस दाने का जैसे वो 30-35 दिन में दाना पक जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसका जब हरापन रहते रहते ही उसको तोड़ लें और छाया में सुखाएं, तो दाना उसका टोटल उत्पादन है वो थोड़ा सा पूरे भरे हुए दाने की बजाय कम होगा, लेकिन उसकी वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। जैसे अभी सौंफ 80 रुपये 100 रुपये किलो बिक रही है, वही लखनवी सौंफ है वो 150 से 200 रुपये किलो के आसपास बिकती है। तो हमारे किसान भाई उसी को जैसे सौंफ को जैसे दाना 80% मेच्योर हो गया तो उसको तोड़ लें और छाया में सुखाएं, फिर उसको एक साथ उसकी थ्रेसिंग कर लें और उसकी वैल्यू अच्छी मिलेगी हमारे किसान भाई जी। देखिए वैल्यू एडिशन भी कैसे कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन किसान के अपने घर के ऊपर ही, अपने खेत के ऊपर ही वैल्यू एडिशन हो गया और उससे उसका मुनाफा डबल हो गया। मुनाफा भी डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है अगर वैल्यू एडिशन भी कर लिया जाए। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है आपने डॉक्टर सिंह। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं झारखंड से, निहाल। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हमारा प्रश्न सर, हमारे आम के गार्डन में मैंने अदरक और हल्दी लगा रखी है। अदरक लगा रखी है? हाँ, हल्दी के पौधे तो स्वस्थ है, लेकिन अदरक के पौधे में कुछ स्वस्थ कम दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा कमजोर नजर आ रहे हैं आपको। जी जी बिल्कुल, अदरक लगाई हुई है इन्होंने, जिसके पौधे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। इसमें हमारा किसान भाइयों से निवेदन ये है कि अगर उस क्षेत्र में जिसमें आपने अदरक लगा रखी है और हल्दी लगा रखी है, अगर वहाँ पानी भरा है तो वो पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उससे जड़ गलन है वो बीमारी इनमें आती है, इन फसलों में वो नहीं होनी चाहिए। आप उसका जल निकास की व्यवस्था वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर जल निकास की व्यवस्था प्रॉपर है तो आपने शुरुआत में जब आपने पौधे की रुपाई करी थी या राइजोम लगाए थे तो उस टाइम आपने खाद कितनी डाली, जैसे हमने बताया कि 8 से 10 टन आप गोबर की खाद जरूर डालें, चाहे वो मसाले वाली कोई फसल हो, बीज ये मसाला हो चाहे दूसरे मसाले हों। 8 से 10 टन आप गोबर की खाद सड़ी हुई जी 5 से 6 महीने की सड़ी हुई गोबर की खाद वो जरूर डालें, जिससे कि आपके पौधों की बढ़वार अच्छी हो और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बरकरार रहे। दूसरा उसके अंदर है, आप जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजर के द्वारा हम उर्वरक देते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है जी। हमारे ज़्यादातर क्षेत्रों में, झारखंड की मैं बात करूं या हमारे राजस्थान और गुजरात की बात करें, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा आ रही है अभी। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक और सल्फर हमारे लगभग सभी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हम खेती कर रहे हैं उनमें सब में इनकी दोनों तत्वों की कमी आ रही है। तो जिंक और सल्फर का आप उपयोग जरूर करें। जिंक की जहाँ तक बात है तो जिंक सल्फेट के द्वारा 25 किलोग्राम बुरकाव आप कर दें बुआई के समय। सल्फर की जहाँ तक बात है तो सल्फर में आप सल्फर डस्ट आती है, उसको आप बुरकाव के द्वारा हमारे पौधों में इनमें दे सकते हैं, जिससे एक तो बीमारियां कम आएंगी और साथ में जो पौधों में आपका पीलापन है वो कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे आप अपने कमजोर पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों हम चर्चा कर रहे हैं औषधीय पौधों की खेती और मसालों की खेती के बारे में। आपके पास अगर इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113-060 और 1800-113-061 पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ। इस वक्त एक कॉलर
जुड़े हुए हमारे साथ महाराष्ट्र से आशीष। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? प्रश्न हमारा ये था मैडम कि पान पीपल की बेर रहती ना मैडम जी, पान पीपल की बेर रहती ना मैडम, पान पीपल लेडी पीपल बोलते हमारी इधर। जी अपना प्रश्न दोहरा दीजिए आप। हाँ वो बेल है हमारे घर है, वो आयुर्वेदिक वनस्पति है मैडम, दवाई में काम आती है, काली पीपल करके है। जी हेलो। काली मिर्च तो की फसल लगानी है आपको? नहीं, काली मिर्च के बारे में, पीपल के बारे में पूछ रहे हैं हम। आप पीपल के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ पीपल के बारे में पूछ रहे हैं हम। जी पीपल के बारे में पूछ रहे हैं आप। काली पीपल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आप? काली पीपल, हाँ हमारे पास 5 एकड़ खेती है मैडम। हाँ जी बताइए। हाँ उसकी जला में मैडम गाठी हो रहे हैं मैडम। जी हाँ जी बताएं। जला में सुक्र बेल, पूरी सुक्री बेल। किसान भाई ने अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन ये ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। ये एक्चुअली पिंपला मोल की बात कर रहे हैं, जो पीपल, काली पीपल करके है। जी काली पीपल करके है। हाँ काली पीपल हमारे तरफ रहती मैडम है, दवाई के काम आती है। दवाई के काम आती है जी। हाँ वो बेला सुकरे हुई इसके। जी बताएं डॉक्टर साहब। ये जो पीपला मोल है या जो काली पीपल जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये बगीचे के बीच में स्पेशली दक्षिण भारत में हमारे इसकी खेती होती है। इवन महाराष्ट्र तक इसकी खेती होती है। इसकी खेती करने के लिए बगीचों के बीच में पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसमें नर और मादा पौधे का अलग अलग होता है। और जो मादा पौधा है उसका जो फ्लावर है वो काम में आता है, और जो इसकी नर मादा पौधे की जो जड़ें हैं वो मोस्टली इसके दवाई के काम में आती हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो वो लगाने के लिए इनको 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इसकी पौध तैयार करके लगाना चाहिए। इससे लगभग हमें 1 साल में 6 क्विंटल के आसपास सूखी जड़ मिल जाती है, और जो फ्लावर है वो लगभग 1-1.5 क्विंटल के आसपास मिल सकता है, जिससे आप बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन 1-1.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर आप इनकम ले सकते हो। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर साहब आपसे ही जानना चाहेंगे कि सामान्यतः देखा जाता है कि हमारे जो पौधे होते हैं, हमारी जो फसलें होती हैं, उन्हें जंगली जानवरों से खतरा रहता है। पर हमने सुना है कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन्हें जंगली जानवरों से खतरा नहीं होता, वो सुरक्षित होते हैं। तो ये कौन कौन से पौधे होते हैं? ये जितने भी औषधीय सुगंधीय पौधे हैं, ज़्यादातर पौधे इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा होने की वजह से कोई भी जानवर, चाहे जंगली जानवर हो या जो हमारे पालतू पशु हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसमें मैं कुछ पौधों के नाम लेना चाहूँगा। जैसे अगर आप किसान भाई अपने फसलों के चारों तरफ कालमेघ की 2 या 4 रो लगा दें, तो इवन उनके खेत में जंगली सुअर या नील गाय या कोई भी जो हमारे पालतू पशु हैं वो नहीं नुकसान करेंगे। उसके अलावा तुलसी है, और जितने भी हमारे मोस्टली जो ये औषधीय सुगंधीय पौधे हैं, पामारोजा, लेमन ग्रास, इवन ये तुलसी में जिसमें हम स्वीट बेसिल बोलते हैं, इन सब की अगर आप खेती करें और 2-4 लाइन खेत के चारों तरफ लगा दें तो जंगली जानवर, इसकी बाउंड्री बना दी जाए तो जंगली जानवरों का खतरा टल सकता है, वो जो फसल को है खराब नहीं करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे विशेषज्ञ ने अभी, कि आमतौर पर देखा जाता है कि हमारी फसलों को जंगली जानवरों से खतरा रहता है, हमारी फसलें नष्ट कर देते हैं वो। अगर आपको अपनी फसल का बचाव करना है तो आप अपने खेत के चारों तरफ औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं। इससे आपकी फसल तो बचेगी ही, साथ ही साथ आपकी आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। तो आपके एक पंथ से 2 काज हो सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया। बढ़ते हैं आगे, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र से अभिजीत जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मुझे एलोवेरा के बारे में पता चाहिए था। उसका मार्केट कहाँ पे है? एलोवेरा मेरे पास है। एलोवेरा आपके पास है? जी, उसके मार्केट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए मुझे। जी बताएं डॉक्टर साहब।
इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है। औषधीय और सघनधीय पौधों में मार्केट एक बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी किसान भाई इन औषधीय सघनधीय पौधों की खेती करने चाहते हैं उनको सबसे पहले बाईबैक सिस्टम देखना चाहिए, जहां कम से कम वो अपना प्रोड्यूस जो खेत में पैदा होता है उसको बेच सकें। एलोवेरा के लिए जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एजेंसीज हैं, जैसे डाबर वाले हैं, रामदेव जी हैं, जो इसको परचेज करते हैं। अगर आप पहले से उनके साथ बाई बैक करके फिर आप खेती करते हैं तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है। और एलोवेरा से इसके अलावा भी जैसे एलोवेरा जूस है, इसके पाउडर, इसके अलावा भी अगर आप इसके शक्कर से सेल करते हैं तो एक पौधे से लगभग 7 महीने में 4 शक्कर आपको मिल जाते हैं। एक शक्कर की कॉस्ट लगभग 2.5 रुपए रहती है, तो उससे भी आपको अच्छी इनकम मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो मार्केटिंग के बारे में अभी आपको जानकारी दे दी है, कैसे आप बाजारीकरण से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सारन, डॉक्टर सिंह, हमारे कुछ कॉलर्स होते हैं जो कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल नहीं कर पाते, हमारे कॉल सेंटर पर वो कॉल करते हैं और अपना प्रश्न रिकॉर्ड करवाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न हमें भेजा है राजस्थान से गणपत राठौर ने, और ये पूछना चाहते हैं कि अजमेर अजवाइन का बीज वो कहाँ से ले सकते हैं। राठौड़ साहब, आप अजमेर अजवाइन का बीज हमारा राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में है, ब्यावर रोड पे। ये अजमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। आप कभी भी पधार सकते हैं, अभी बीज तैयार है, आप ले सकते हैं। वैसे हम शरदकालीन फसल के लिए सितंबर में एक बार किसान मेला लगाते हैं, लगभग लास्ट पखवाड़े में। सितंबर का जो लास्ट पखवाड़ा है, हर साल हम एक किसान मेला आयोजित करते हैं 3 दिन का। उसके अंतर्गत हमारी यही मुख्य एक्टिविटी रहती है कि हम किसानों को अच्छी क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का बीज दें। तो उसमें सारी केवल अजवाइन ही नहीं, बाकी की मसाला फसलें जैसे जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, शाहजीरा, इनका भी बीज उपलब्ध रहता है। तो हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उस समय का फायदा उठाएं। और आपको उस समय हम किसान भाइयों को साथ में ट्राइकोडर्मा का कल्चर है जो सीड ट्रीटमेंट के काम में आता है, जिससे बीमारियां नहीं लगती हैं, वो भी हम साथ में फ्री देते हैं उस टाइम किसानों को। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको बीज चाहिए बीजीय मसालों के, तो आप जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। सितंबर के अंतिम पखवाड़े में वहाँ पर पहुँचकर आप जो किसान मेला आयोजन किया जाता है, वहाँ पे आयोजित किया जाता है, वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। एक और प्रश्न है मध्य प्रदेश से केतन पटेल जी ने पूछा है। ये जानना चाहते हैं कि धनिये का जो पौधा है वो 20 से 25 दिन का है, वो सूख रहा है, इसके लिए क्या करें। इनका प्रश्न बहुत ही जायज है। और इस टाइम जो हरा धनिया ले रहे हैं उसमें ये समस्या आती है जी। हरा धनिया जो पत्ती के लिए लगाते हैं तो एक तो तापमान बहुत ज्यादा होता है, दूसरा क्या है कि इस समय बाकी की फसलें नहीं होती, तो जो भी कीड़े और बीमारियां उनका प्रकोप भी ज्यादा होगा। तो अगर आपने छाया नहीं करके शेड नेट नहीं लगा रखा है तो आपको ये बीमारियां ज़्यादा आएंगी जी। और स्पेशली अगर एक बरसात हो गई तो बीमारियां और बढ़ जाती हैं और पौधे सूखने लग जाते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव आपको ये है कि एक तो आप बेविस्टिन नाम की जो फंजीसाइड आता है उसका 2 ग्राम, और साथ में इस टाइम थ्रिप्स भी इस पे पौधे पे आती हैं, थ्रिप्स के कारण से भी पौधा सूखता है। तो उसके थ्रिप्स के लिए आप इमिडाक्लोरपिड 5 ml 15 लीटर पानी में मिला के, और बेविस्टिन जो फंजीसाइड है वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप इसका तुरंत स्प्रे करें। और ध्यान ये रखें स्प्रे वो शाम के समय हो जी। बिल्कुल, दोपहर में या सुबह नहीं छिड़काव किया जाना चाहिए स्प्रे का, ताकि अच्छे से हमारी फसल पर उसका असर हो सके। बिल्कुल है। तो गणपत राठौर जी और केतन पटेल जी, आपके प्रश्नों के सवाल का जो जवाब है वो आपको मिल चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारियां हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप अवश्य ही संतुष्ट होंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं औषधीय पौधों और मसालों की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ इंदौर से, दीपक। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं औषधि या मसाले के लिए खेती करना चाहता हूँ, तो सबसे शॉर्ट पीरियड, सबसे कम पीरियड और सबसे कम पानी के लिए किसकी खेती कर सकता हूँ? जी, सबसे कम समय में कम पानी में आप खेती करना चाहते हैं तो कौन से मसाले का आप चयन कर सकते हैं? हाँ, मसाला या औषधि फसल कोई सी भी हो। जी, दोनों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर सिंह आप बताएं कि कौन से मसाले का चयन कर सकते हैं, फिर हम डॉक्टर सारन से जानकारी लेंगे। इंदौर के आसपास अगर ह्यूमिडिटी लेवल आपका कम है तो आप जीरा सबसे कम अवधि की फसल है हमारे बीजे मसाला फसलों में। जी, जीरे की अवधि है वो 110 से लेके 120 दिन की फसल है। इसके बाद में विलायती सौंफ है जो 135 दिन की है, मेथी है वो भी 135 दिन की है जी। इसके बाद में अजवाइन है वो लगभग 180 दिन की है, सौंफ है वो लगभग 210 दिन की है जी, सोआ है वो लगभग 135 दिन का है जी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि कम पानी में भी खेती कम पानी की जहाँ तक बात है तो जीरे में कम पानी चाहिए जी। 2 या 3 पानी की आपके पास उपलब्ध है तो उसी से काम चल जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीरा जो है वो इनके क्षेत्र के अनुसार उस क्षेत्र के वहाँ ध्यान ये रखना कि ह्यूमिडिटी नहीं हो। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो आपकी बीमारियां ज्यादा आएंगी जी। तो RH है वो 60-70% से कम है तो आपके लिए वो एरिया काफी सूटेबल है। आप लगा के देख लीजिए और काफी मुनाफे वाली फसल है। सबसे कम शॉर्ट ड्यूरेशन, कम पानी की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जीरा हो गई मसालों की बात। डॉक्टर सारन, अब औषधीय पौधे के बारे में हम जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे। औषधीय पौधों में कालमेघ है, उसका आप एक फसल 90 से 110 दिन में ले सकते हैं। तो और कम पानी में भी हो सकती है। इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है और इस टाइम अगर लेंगे तो इनको ऊपर से सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि बरसात का मौसम है। और हमारी कुछ लाइनें ऐसी हैं जो 90 दिन में तैयार हो जाती हैं और उसमें कंटेंट भी अच्छा रहता है। इसके अलावा तुलसी की खेती अगर पत्ती के लिए ये करें तो लगभग 75 दिन में इनको 150 से 200 kg जो ड्राई हर्ब है वो उसको मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए दीपक जी, मसालों में आप जीरे का चयन कर सकते हैं और जहां तक बात है औषधीय पौधों की तो उसमें हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि आप कालमेघ या फिर पत्ते उत्पादन के लिए तुलसी का चयन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ बनारस से, राजेश जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्ते। जी नमस्कार। हम औषधि की खेती करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग जो है सब्जी उब्जी खेती करते हैं तो उसमें फायदा नहीं होता हम लोगों को। जी। कोई औषधि की खेती हमको बताएं कि जिससे कि हम अच्छी खेती कर सके, परिवार का पालन पोषण भी कर सके। जी, तो आप अभी कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं अगर हम जानना? अभी तो हम मिर्ची उर्ची खेती करते हैं, मिर्च वगैरह की खेती करते हैं। जी। बताएं डॉक्टर सारन, कौन सी औषधीय पौधा जो है उचित रहेगा इनके लिए? बनारस से बात कर रहे हैं। जो बनारस वाला एरिया है उसमें इनको अधिक आय के लिए मिर्ची का अगर हम ऑप्शन देखें तो उसमें तुलसी से, अगर ये जो बनारस और लखनऊ के आसपास का एरिया है वहाँ इनको तुलसी की खेती करके अगर उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वो मार्केट में बेचते हैं तो एक तो उससे कम टाइम में इनको अच्छी इनकम मिल सकती है, दूसरा पानी की भी कम ज़रूरत रहती है। इसके अलावा अगर ये सत्तावरी की खेती करें जी तो वो कम से कम 18 से 20 महीने की फसल है, उसमें भी ये अच्छी इनकम ले सकते हैं क्योंकि इनकी जो मिट्टी है उसमें सत्तावरी बहुत अच्छे से इनको उत्पादन दे सकता है। जी बिल्कुल। तो सत्तावरी की खेती का चयन कर सकते हैं, साथ ही साथ तुलसी की खेती भी आप अपना सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए यहाँ पर हमारे साथ, राजस्थान से शंकर जी। आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो नमस्कार मैडम। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न? मैं आपका डीडी किसान के सामने बैठा हूँ मैडम। जी बिल्कुल। मैं जैविक खेती जीरे की करना चाहता हूँ, जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। इसके लिए वापस जीरे को कहाँ बेचेंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, जैविक खेती में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, रासायनिक खादों से कैसे निजात पाई जाए मैडम?
जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम भी आपका प्रश्न सुनने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आपका प्रश्न हमने सुन लिया है, जिसका जवाब अब हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुँचाएंगे। जी बताइए डॉक्टर सिंह। हाँ, जीरे की जहाँ तक मंडी की बात है तो आपके जोधपुर में भी मंडी है जी। और सबसे बढ़िया एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जीरे के लिए ऊंझा मंडी है। मंडी जी। तो ऊंझा मंडी में किसान, अकेला किसान है वो, अगर अपना मटेरियल लेके जाएगा तो उसकी लागत ज़्यादा आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो आप किसान भाई ग्रुप बना के 4-5 समूह और उसमें अपना पहले मार्केट आप 3-4 मंडियों के भाव जरूर लें। आजकल मंडी है वो सारी ऑनलाइन है जी। राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसकी शुरुआत हमारी सरकार ने की है, उसके जरिए आप अलग अलग मंडियों के भाव जो हैं आप एक ही जगह पर देख सकते हैं और वहां से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ज्यादा भाव चल रहा है, तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो परचेजर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी ऑनलाइन डाल रखी है जी। तो या आप जैसे मंडी में बेचने जाते हैं तो आप उनके नंबर अपने पास रखें जी। और संपर्क करके उनसे पहले रेट पूछें, उसके बाद में अपना मटेरियल लेके जाएं। इसमें 2-3 चीजों का आपको किसान भाइयों को भी ध्यान रखना है। एक तो जो हमारा जो दाना है इसका जीरे का, वो सही होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, पूरा मोटा होना चाहिए, भराव पूरा होना चाहिए, साथ में उसमें बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप नहीं हुआ होना चाहिए जी। तो अगर आपकी गुणवत्ता अच्छी है फसल की तो नेचुरल आपको मार्केट की रेट है वो अच्छी मिलेगी। एक चीज आप हमारे किसान भाई अभी पूछ रहे थे कि इसमें क्या सावधानियां रखें। जी बिल्कुल, सावधानियां ये है कि हमारे इसमें ब्लाइट की डिजीज है वो काफी आती है, स्पेशली जो जीरा ग्रोइंग एरिया है उसमें सारे में ही ब्लाइट के कारण से हमारे किसान भाई ज्यादा ग्रसित हैं जी। तो उसके लिए हमारे यहाँ से हमने एक प्रोफाइलेटिक शेड्यूल बनाया है कि उसके हिसाब से कब कब आपको क्या स्प्रे होना चाहिए। अगर वो बीमारी आ रही है तो उसके लिए शेड्यूल है। एक जो अभी जो किसान हमारे डाल रहे हैं ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल फंजीसाइड हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं जी। तो उनकी रेजिडुअल टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और वो चिपके हुए रहते हैं और उसके कारण से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे कुछ कंसाइनमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं जी। तो अभी हमने प्रोफाइलेटिक स्प्रे में एक प्रोपिकनाजोल नाम की दवाई आती है, वो 1 ग्राम दवाई आप 2 बार उसको, जैसे फसल आपकी 70 दिन की है और 80 दिन की है उस टाइम आप स्प्रे करें जी। तो आपकी मेच्योरिटी तक उस दवाई का असर खत्म हो जाएगा जी। और उसमें टॉक्सिसिटी है, रेजिडुअल टॉक्सिसिटी है वो नहीं आएगी और साथ में आपकी बीमारी है वो भी नियंत्रित रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए बाजार के बारे में तो हमने आपको जानकारी दे दी है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ पर इंटरनेट के जरिए अलग अलग मंडियों के बाजार भाव जो हैं जान सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ यहाँ पर झुंझुनू से मुकेश जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 मुकेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है इनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ यहाँ पर हरियाणा से जगबीर जी, आइए पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं फिर अपनी चर्चा के बारे में हम बातचीत करेंगे। जी जगबीर जी बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हेलो नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ जी जी, मेरा प्रश्न है, मैंने खेत में सफेदे लगा रखे हैं और उसमें काली मिर्च लगाना चाह रहा हूँ मैं। जी काली मिर्च बनाना चाह रहे हैं आप? हेलो जी डॉक्टर सिंह बताइए, काली मिर्च बनाना चाह रहे हैं ये? नहीं, अपने जो ये नॉर्दर्न इंडिया की क्लाइमेट है वो काली मिर्च के लिए सूटेबल नहीं है जी। और ये जैसे इनके लिए एक तो क्या है कि ह्यूमिड कंडीशन चाहिए काली मिर्च के लिए। तो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें सारी काली मिर्च की खेती है। वो अलग अलग जो हमारे पौधे हैं, पेड़ वाले जो भी पौधे हैं उनके ऊपर इनको चढ़ा दिया जाता है जी। पर क्रीपर उसमें अलग अलग उत्पादन होता है वैरायटी के हिसाब से। तो लेकिन वो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में उत्तरी भारत में संभव नहीं है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ तापमान है वो लगभग 45-46 डिग्री जाता है, सर्दियों में तापमान हमारा माइनस में जाता है, जबकि इन फसलों के लिए 32 से लेके 35 डिग्री के आसपास तापमान चाहिए जी। साथ में ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए जी बिल्कुल। तो नॉर्दर्न इंडिया में अगर अपना प्रयास भी करेंगे तो आप जितना मुनाफा होना चाहिए वो मुनाफा नहीं होगा। आप लगा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयास हमारे
जो दूसरी फसलें ज़्यादा फायदा देने वाली हैं वो सफल नहीं हो वो पाएंगे, सफल हमारे नहीं जो हो पाएंगे। प्रयास हैं। अगर आपने सफ़ेदा लगा रखा है चारों तरफ अपनी फील्ड पे, तो मेरा सुझाव ये है कि आप हरियाणा में आप मेथी अच्छी ले सकते हैं जी, बिल्कुल। धनिया की खेती अच्छी हो सकती है, पत्ते के लिए भी और दाने के लिए भी जी। और साथ में आप इंटरक्रॉप के रूप में जैसे चाहे किसी भी फसल, जैसे आपकी बाउंड्री पे अगर आप सफेदा लगा रखा है तो मेथी और धनिया आपके लिए सूटेबल क्रॉप है जी, बिल्कुल। और वो भी सर्दकालीन जी, बिल्कुल। या पत्ते के लिए लेनी है, सब्जियों के लिए, तो इस समय भी लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल। अंत में डॉक्टर सारन आपसे भी जानना चाहूंगी, आप किस फसल की सलाह देंगे आप हमारे कॉलर को? क्या फसल लगा सकते हैं, औषधीय पौधा? जल्द से जल्द बताएं हमें। इसमें ये इस पे पौधे के चढ़ाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनको यूकेलिप्ट्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यूकेलिप्ट्स का एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है सोइल पे, वो अपने आसपास दूसरे पौधे को सर्वाइव नहीं करने देता है। इसमें सिर्फ एक सत्तावरी ऐसा ऑप्शन है जो चढ़ने वाला भी है और आसानी से हो सकता है, तथा मेड़ पे भी लगाने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा है। इसको छांव भी थोड़ी चाहिए होती है, तो इसलिए सत्तावरी लगा सकते हैं। सत्तावरी जो औषधीय पौधा है उसका चयन कर सकते हैं। और विस्तार पूर्वक जानकारी आपके प्रश्न की हमारे विशेषज्ञ ने दे दी है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप अवश्य ही संतुष्ट होंगे। साथ ही साथ मैं हमारे विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप यहाँ पर आए और आपने हमारे विशेषज्ञों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम औषधीय पौधों और मसालों की खेती पर आधारित। आइए आज के हमारे कल के कार्यक्रम का जो विषय है वो आपको बता देते हैं। हमारे कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा हरे चारे की खेती और कपास की खेती। जी हाँ, चारा फसलों की खेती और कपास की खेती कल के कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा। और इस विषय से संबंधित आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और फिर हमारे फेसबुक पेज पर आप अपने खेत की फोटो, वीडियो या अपने कोई सवाल या सुझाव जो है उस पर पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल करके अपना प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। इस नंबर पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल जो हैं यहाँ पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम हमारे कार्यक्रम के में शामिल कर सकें, ताकि आप उनके जवाब, विस्तार पूर्वक जो जवाब हैं, आप तक पहुँच सकें और आपके लिए वो लाभकारी साबित हो सके। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी कोशिश के साथ हम कल के कार्यक्रम में भी होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।